आई वेलकम यू ऑल टू सक्सेस कैप्सूल। यहाँ हम लोग आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो आपके बैंक एग्जाम में रीजनिंग के सेक्शन को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये बात करते हैं कि रीजनिंग का सेक्शन आपके बैंक एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है, क्या इसकी वेटेजेस हैं, और फिर हम लोग डिस्कस करेंगे रीजनिंग के सिलेबस को कि सिलेबस में क्या क्या है, हमें क्या क्या पढ़ना है यहाँ पर, और फिर हम लोग एक टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जो हम लोग बात करते हैं वो है इस सेक्शन की, और इस सेक्शन की आपके बैंक एग्जामिनेशन में वेटेज क्या है, सो दैट कि आपको ये पता चले कि इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है। तो जैसे अगर हम लोग बात करें आपके IBPS एग्जाम या SBI के PO एग्जाम्स की खासकर, तो देखिए इन एग्जामिनेशंस की अगर हम लोग बात करें तो इन एग्जामिनेशन में रीजनिंग के सेक्शन की बात करने पर देखा जाए तो दो पार्ट में एग्जामिनेशंस होते हैं नेचुरली। एक को हम लोग कहते हैं प्री और दूसरा होता है मेंस। ध्यान इस बात का रखना है कि जो प्री एग्जामिनेशन होते हैं ये क्वालिफायर एग्जाम होता है। सबसे पहले तो ये समझिए क्वालिफायर एग्जाम होता है, इट मींस इनके मार्क्स आपके फाइनल स्कोर में ऐड नहीं होते, ये ध्यान रखना है। ये क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है, ठीक है, बस पास करना होता है। लेकिन मेंस के एग्जाम में जो भी आप मेंस का एग्जाम देते हैं, मेंस के एग्जाम का जो स्कोर है वो आपके एग्जामिनेशन में फाइनल स्कोर लिस्ट में ऐड होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, जो फाइनल वेटेज जो तैयार की जाती है वो आपके मेंस के स्कोर प्लस इंटरव्यू, इन दोनों को मिलाकर आपका फाइनल जो है वो स्कोर लिस्ट तैयार किया जाता है। तो जैसे कि ये क्वालिफायर एग्जामिनेशन है, प्री एग्जाम की बात करें तो प्री एग्जाम में आपके पास 3 सेक्शंस होते हैं, क्वांट, जिसे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बोलते हैं, रीजनिंग एंड इंग्लिश। इन तीनों सेक्शंस की अगर हम लोग बात करें तो हर एक सेक्शन के में क्वांट और रीजनिंग के 35 क्वेश्चंस होते हैं और इंग्लिश के 30 क्वेश्चंस होते हैं। टोटल 100 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स, यानी ये पूरा का पूरा एग्जामिनेशन 100 मार्क्स का होता है। और इस एग्जाम में आपको अटेम्प्ट करने के लिए जो टाइम गिवन होता है दैट इज ऑफ 60 मिनट्स, ठीक है। 60 मिनट का वक्त आपको दिया जाता है इस प्री एग्जामिनेशन में। यानी आप यहां पर यह ध्यान रखिए कि आपका रीजनिंग का जो सेक्शन है वो ओवरऑल मार्क्स का 35% है। तो ओवरऑल जो प्री एग्जामिनेशन है उसमें 35% वेटेज जो है वो अकेले रीजनिंग सेक्शन की है, ठीक है। इसी तरह अगर हम लोग बात करें मेंस के एग्जामिनेशन की, यहां मैं सिर्फ आपको रीजनिंग के सेक्शन के बारे में बता रहा हूं। तो देखिए रीजनिंग के सेक्शन की अगर हम लोग बात करें तो रीजनिंग के सेक्शन के टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 45 होते हैं, जिसकी वेटेज जो है वो 60 मार्क्स की होती है। और इसके लिए जो टाइम आपको गिवन है, सेक्शन वाइज एलोकेटेड जो टाइम है रीजनिंग सेक्शन को अटेम्प्ट करने के लिए वो होते हैं 60 मिनट का, ठीक है। तो आपका जो मेंस का एग्जाम होता है वो मेंस के एग्जामिनेशन में टोटल 155 क्वेश्चन होते हैं, जिनमें से 45 रीजनिंग के, और टोटल मार्क्स ये 200 मार्क्स का मेंस का पेपर होता है, जिसमें से 60 मार्क्स अकेले रीजनिंग सेक्शन का होता है। और ओवरऑल जो टाइम गिवन होते हैं वो 3 घंटे का टाइम मिलता है, यानी 180 मिनट का। तो आप हर एक एंगल से अगर आप देखना चाहें, हर एक एंगल से, तो यहां भी जो रीजनिंग एंड कंप्यूटर्स इसे बोलते हैं बेसिकली, तो रीजनिंग एंड कंप्यूटर्स से आपके 30% का सिलेबस यहां भी आता है। तो ओवरऑल वेटेज का 30% जो है वो अगेन रीजनिंग एंड कंप्यूटर सेक्शन से पूछा जाता है, ये ध्यान रखना है आपने, ठीक है। तो आप इस वेटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ सकते हैं कि ये रीजनिंग का सेक्शन आपके एग्जामिनेशन के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। प्री में 35% और मेंस में 30%। तो इस पर्टिकुलर अगर आप चीजों को ध्यान से देखें तो आपको यहां से समझ में आता है कि ये सेक्शन हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें हमें बहुत अच्छा स्कोर भी करना है। कहा तो ये भी जाता है
कि मेंस एग्जामिनेशन में अगर आपने रीजनिंग में अच्छा स्कोर कर लिया तो आपका सिलेक्शन ऑलमोस्ट तय होता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं जरा और डिस्कस करते हैं कि हमें रीजनिंग के सेक्शन में यहां पढ़ना क्या क्या है, यानी व्हाट इज देयर इन द सिलेबस। सिलेबस में क्या क्या है वो जरा देखते हैं। चलिए तो सिलेबस को डिस्कस करें। देखिए रीजनिंग की सिलेबस की बात करें तो रीजनिंग का सिलेबस जो है वो बहुत ही लिमिटेड है, बहुत ज्यादा टॉपिक्स नहीं है, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखिएगा। अगर हम लोग वेटेज वाइज बात करें, वेटेज वाइज अगर इसकी बात करें तो रीजनिंग का वेटेज और खासकर मेंस एग्जामिनेशन की बात करें तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 45 हैं और टाइम 60 मिनट का है। 1 घंटे का वक्त दिया गया है केवल 45 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। तो आप यहां से ये समझ सकते हैं कि रीजनिंग के सेक्शन में किस लेवल के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिलेबस की बात करें। सिलेबस को हम लोग 2 ब्रॉडर सेक्शन में डिवाइड करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। जो पहला सेक्शन होता है इसे हम लोग बोलते हैं वर्बल सेक्शन, और जो दूसरा सेक्शन होता है इसे हम लोग कहते हैं एनालिटिकल सेक्शन। ठीक है, तो वर्बल सेक्शन ये बेसिक कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन यहां पर पूछे जाते हैं। अगर बात की जाए वर्बल सेक्शन की तो प्री के लगभग सारे क्वेश्चन आपके वर्बल सेक्शन से ही आते हैं। अभी तक जो देखा गया है पैटर्न, वो पैटर्न यही देखा गया है कि आपके प्री एग्जामिनेशन में जितने भी क्वेश्चंस बने हैं वो अभी तक वर्बल सेक्शन से ही आए हैं। ठीक है, और मेंस एग्जामिनेशन की जब हम लोग बात करते हैं, मेंस एग्जाम की बात करते हैं तो 35 टू 38 क्वेश्चन, टोटल 45 आते हैं ना, तो 45 में से 35 से 38 क्वेश्चन आपके वर्बल सेक्शन के ही आते हैं। ठीक है, यानी कि अगेन पूरी रीजनिंग सेक्शन में जो सबसे ज्यादा फोकस करना है वो फोकस हमें करना है वर्बल सेक्शन पे, क्योंकि इसकी वेटेज काफी ज्यादा है। इसी तरह बात करें अगर एनालिटिकल सेक्शन की तो ये सिर्फ अभी तक मेंस एग्जामिनेशन में पूछा गया है। 7 से 10 क्वेश्चन आपको मेंस एग्जामिनेशन में एनालिटिकल सेक्शन से मिलते हैं। ठीक, अब बात करते हैं कि यहां क्या क्या टॉपिक है, क्या क्या हमें पढ़ना है। वर्बल सेक्शन की अगर हम लोग बात करें तो वर्बल सेक्शन के अंदर जो टॉपिक आते हैं वो है डिस्टेंस एंड डायरेक्शंस, कोडिंग एंड डिकोडिंग, ब्लड रिलेशंस, ऑर्डर और रैंकिंग, ऑर्डर एंड रैंकिंग, और आप ये भी कह सकते हैं इसे रैंकिंग अरेंजमेंट भी कहते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट, पजल्स जिसे हम लोग पजल टेस्ट कहते हैं, इनइक्वालिटीज, सिलोजिज्म, एलिजिबिलिटी टेस्ट, मशीन इनपुट या जिसे हम लोग इनपुट आउटपुट भी बोलते हैं, डेटा सफिशिएंसी एंड अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो हम यहां कवर करेंगे आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें। इसी तरह अगर एनालिटिकल सेक्शन में बात करें तो एनालिटिकल सेक्शन में हमें क्या क्या टॉपिक्स यहां पढ़ने हैं। तो एनालिटिकल सेक्शन में आपको स्टेटमेंट दी जाती है और इसे एनालाइज करके इस पर बेस्ड क्या क्या अजम्पशंस बन सकते हैं ये पूछा जाता है। स्टेटमेंट, और आपको एक स्टेटमेंट में इश्यू दे दिया जाएगा और उस इश्यू पर क्या क्या आर्गुमेंट्स बन सकते हैं। आपको एक स्टेटमेंट गिवन होगा और उस पर क्या क्या आप एक्शन ले सकते हैं, कोर्स ऑफ एक्शन। फिर स्टेटमेंट एंड इन्फरेंसेस एंड कॉज एंड इफेक्ट। तो जैसा मैंने बोला था कि सिलेबस बहुत ही लिमिटेड है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि सिलेबस के अंदर जो भी टॉपिक्स है उस टॉपिक का डीप नॉलेज होना बहुत जरूरी है, उसका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, तभी हम लोग इस पर्टिकुलर सिलेबस और इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में सक्सेसफुल हो सकते हैं। अब जरा बात करें इन टॉपिक वाइज वेटेजेस की।
कि इनकी वेटेज क्या है, जरा इसको डिस्कस करते हैं। तो देखिए जो पूरे का पूरा सेक्शन है, इस पूरे के पूरे सेक्शन में दीज टू टॉपिक्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल्स। ये दो टॉपिक जो है वो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके लगभग चाहे प्री की बात करें या मेंस की बात करें, दोनों ही एग्जाम्स की बात करें, तो लगभग 15 से 25 क्वेश्चन, 15 से 25 क्वेश्चन चाहे प्री हो या मेंस हो, वो इन्हीं दो सेक्शन से आते हैं, इन्हीं दो सेक्शन से आते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो वेटेज वाइज इनइक्वालिटी, सिलोजिज्म, मशीन इनपुट एंड डेटा सफिशिएंसी, इन्हें हम लोग कंसिडर करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शंस में, वेरी इंपॉर्टेंट। नॉर्मली अगर इनके क्वेश्चंस की बात करें तो 3 से 5 क्वेश्चन इससे बनते हैं, 3 to 5। तो 3 to 5 क्वेश्चंस आपको यहां से नजर आते हैं अगर हम लोग बात करें इनइक्वालिटी, सिलोजिज्म, मशीन इनपुट एंड डेटा सफिशिएंसी। जब भी पूछा जाता है तो 3 से 5 पूछा जाता है। फिर बात करते हैं ये सारे टॉपिक, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इसके 1 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आते हैं। अब आप समझोगे यहां पर कि मैंने वेरी इंपॉर्टेंट यहां भी लिखा और वेरी इंपॉर्टेंट यहां भी लिख रहे हैं, क्यों लिख रहा हूं इसे वेरी इंपॉर्टेंट? ये तो वेटेज वाइज कम है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको ध्यान रखना है कि ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको मिक्स करके क्वेश्चन तैयार किया जाता है, जिनको मिक्स करके सिटिंग अरेंजमेंट या पजल्स के साथ मिक्स करके क्वेश्चन तैयार किया जाता है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि हो सकता है कोई क्वेश्चन ऐसा मिल जाए जहां डायरेक्शन और सिटिंग अरेंजमेंट को मिक्स किया जाए, हो सकता है ऐसा हो कि सिटिंग अरेंजमेंट ब्लड रिलेशन और सिटिंग अरेंजमेंट को मिलाकर, या ब्लड रिलेशन और पजल्स को मिलाकर क्वेश्चंस तैयार किए जा सकते हैं, ठीक है। इवन रैंकिंग को भी हम लोग अरेंजमेंट या पजल्स के साथ जोड़कर क्वेश्चन तैयार करते हैं। अब बात आती है कोडिंग एंड डिकोडिंग की। तो कोडिंग एंड डिकोडिंग इज द बेस टॉपिक फॉर मशीन इनपुट एंड आउटपुट। तो जो मशीन इनपुट एंड आउटपुट पढ़ेंगे तो इसका ये बेस है कोडिंग एंड डिकोडिंग। दैट्स वाई मैंने ये इसे मार्क किया है वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में, लिस्ट ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं जो टॉपिक्स बचे हैं, इसके जब भी क्वेश्चंस आते हैं, ज्यादातर नहीं भी आते हैं, ठीक है। अगर आ गए तो 1-2 क्वेश्चंस इससे बन जाते हैं, ठीक। तो ये तो बात हो गई वर्बल सेक्शन की। एनालिटिकल सेक्शन की बात करें तो इनका टॉपिक वाइज बाइफर्केशन नहीं होता, क्योंकि कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन 5-7 आएंगे, 7 क्वेश्चन किसी से भी बन सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको कोई एक टॉपिक का फिक्स है कि इससे 2 आएंगे, इससे 2 आएंगे, ऐसा नहीं होता। किसी से भी कितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं यहां पर। यानी कि अगर हम बात करें एनालिटिकल, तो एनालिटिकल सेक्शन को हम ओवरऑल देखते हैं, ठीक है। तो ये बात तो हो गई हमारे पूरे के पूरे सिलेबस की, और हमने ये भी समझ लिया कि यहां सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, किस पर हमें ज्यादा फोकस करना है और किस टाइप के क्वेश्चंस, इस पर भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि बैंक एग्जाम जो है ये बहुत ही डायनामिक एग्जाम होता है बेटा। यानी यहां हर साल आपको कुछ ना कुछ नया देखने को मिल जाएगा पेपर में। यानी यहां जो पेपर सेट करते हैं तो दे कीप ऑन, मींस IBPS, तो ये दे कीप ऑन एक्सपेरिमेंटिंग और मींस नए क्वेश्चंस डेवलप करने पर वो ज्यादा बिलीव करते हैं, ठीक है। तो दिस इज द होल सिलेबस which we have to cover for this particular examinations. तो let's start, एक टॉपिक को आज स्टार्ट करते हैं। तो आज वर्बल सेक्शन के वेरी फर्स्ट टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज डिस्टेंस एंड डायरेक्शंस। सबसे पहले इसके बेसिक को समझते हैं और क्वेश्चंस की बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात, यहां पर काम करने के लिए क्वेश्चंस में किस किस तरह की चीजें पूछी जाती हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, वो समझते हैं, ठीक है। तो उसे समझने के लिए बेसिक्स को जरा देख लें। देखिए जो कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन होता है वहां पर आपको ये बताया जाएगा कोई एक पर्सन है, वो किसी एक डायरेक्शन में इनिशियली कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करता है। आफ्टर ट्रैवलिंग सम डिस्टेंस ही टुक अ टर्न। टर्न विल बी मेंशन्ड इन ईदर लेफ्ट और राइट और इन एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है। लाइक आपको बता दिया गया कि कोई पर्सन है जो 10 किलोमीटर नॉर्थ गया, एक राइट टर्न लिया, फिर 5 किलोमीटर गया, फिर लेफ्ट टर्न लिया। तो इस तरह की कुछ इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में दे दी जाएंगी।
और बताया यह जाएगा कि फाइनली वो किसी एक पॉइंट पर जाकर रुक जाता है। जहां पर वो रुकता है उससे रिलेटेड आपको 3 कॉमन क्वेश्चंस बनते हैं। पहला कि वो स्टार्टिंग पॉइंट से कौन सी डायरेक्शन में खड़ा है, यानी उसकी लोकेशन क्या है विद रिस्पेक्ट टू स्टार्टिंग पॉइंट। दूसरा कि स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितने डिस्टेंस पर खड़ा है, उसकी दूरी क्या है स्टार्टिंग पॉइंट से। और तीसरा उसका फेस अब कौन सी डायरेक्शन में है, या वो किस डायरेक्शन की ओर चल रहा है। तो ये 3 क्वेश्चंस हैं जो कॉमनली आपसे पूछे जाएंगे। तो इसे समझने के लिए सबसे पहला काम होता है डायरेक्शन को सेट करना। हम लोग अभी डायरेक्शन को सेट करते हैं, ठीक। तो देखिए डायरेक्शन को सेट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक क्वाड्रेंट बनाते हैं। क्वाड्रेंट का जो सेंट्रल पॉइंट होता है, बीच वाला बिंदु, ये होता है पर्सन का स्टार्टिंग पॉइंट, या आप ये कह सकते हैं पर्सन की इनिशियल पोजीशन, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, इसे हम लोग कहते हैं स्टार्टिंग पॉइंट या इनिशियल पोजीशन। तो कोई भी चलना आरंभ करेगा व्यक्ति तो वो इस पॉइंट से हम लोग करेंगे, ठीक। इसके ऊपर की डायरेक्शन ये होती है नॉर्थ, राइट हैंड साइड की डायरेक्शन ईस्ट, नीचे की डायरेक्शन लेते हैं साउथ, और लेफ्ट हैंड साइड की डायरेक्शन होती है वेस्ट। तो ऊपर नॉर्थ, राइट में ईस्ट, नीचे साउथ, लेफ्ट में वेस्ट, ठीक है। अब ये जो पूरा एरिया है, इस एरिया को हम लोग कहेंगे क्या, क्योंकि ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच का एरिया है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच का एरिया है, इसे हम कहते हैं नॉर्थ ईस्ट। ये वाला जो एरिया है ये साउथ और ईस्ट के बीच का है, इस एरिया को कहेंगे साउथ ईस्ट का एरिया है पूरा। ये जो है ये साउथ और वेस्ट के बीच आता है, तो ये पूरा जोन कहलाएगा साउथ वेस्ट, और ये वाला पार्ट कहलाएगा नॉर्थ और वेस्ट के बीच का है नॉर्थ वेस्ट। अब देखिए ये जानना जरूरी क्यों होता है। कभी कभी क्वेश्चन आपको मिलेगा कि कोई एक पर्सन है, जैसा हमने बात किया यहीं से स्टार्ट करेगा, स्टार्टिंग पॉइंट ऑलवेज ये होगा, जिसे हम ओरिजिन कहते हैं या स्टार्टिंग पॉइंट कह सकते हैं या पर्सन की इनिशियल पोजीशन कह सकते हैं। कोई पर्सन यहां से चलना शुरू किया और लास्ट में वो इस पॉइंट पर नजर आने लगा, यहां पहुंच गया, यहां से चलकर यहां कहीं पहुंच गया। अब आपसे ये पूछा जाएगा कि स्टार्टिंग पॉइंट से अब उसकी लोकेशन क्या है। तो स्टार्टिंग पॉइंट के अनुसार वो जहां खड़ा है वो कौन सी डायरेक्शन में खड़ा है, तो वो डायरेक्शन क्या होगी, तो बेटा वो साउथ और ईस्ट के बीच में नजर आ रहा है, इसका मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से उसकी लोकेशन क्या है, साउथ ईस्ट की लोकेशन में है। अगर कोई यहां खड़ा होता लास्ट में तो स्टार्टिंग पॉइंट से उसकी लोकेशन हो जाती साउथ वेस्ट। इसी प्रकार से यहां खड़ा होगा तो लोकेशन होगी नॉर्थ वेस्ट, और स्टार्टिंग पॉइंट के इस साइड कहीं खड़ा होगा तो उसकी लोकेशन होगी नॉर्थ ईस्ट। तो लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए ये हो गई डायरेक्शन से रिलेटेड बात। अब दूसरा पॉइंट यहां समझना बहुत जरूरी है, वो है टर्न्स को लेकर जानकारी का होना, कि कोई भी व्यक्ति किसी एक डायरेक्शन में चल रहा है, वो उस डायरेक्शन से लेफ्ट मुड़ेगा तो किधर मुड़ेगा, और राइट मुड़ेगा तो किधर मुड़ेगा, यानी किसी भी डायरेक्शन का लेफ्ट राइट किधर होगा वो जरा देखते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको 2 सिंपल से तरीके बता रहा हूं। पहला तरीका तो एक बड़ा ही कॉमन सा साइन है, सिंबल है, जो अक्सर अगर आप देखें तो आपके घरों में, मंदिरों में या शॉप्स पर बने हुए नजर आ जाते हैं, ठीक है ना। ये सिंबल होता है, ये साइन होता है स्वास्तिक का, है ना। ये स्वास्तिक का साइन यहां हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल है ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि कोई भी पर्सन जो किसी भी एक डायरेक्शन में जा रहा हो, तो किसी भी डायरेक्शन की ओर जाने वाला पर्सन जब उस डायरेक्शन से राइट मुड़ेगा तो किधर मुड़ जाएगा, यानी हर एक डायरेक्शन का राइट टर्न किधर होगा, वो आप इस सिंबल से फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कोई पर्सन नॉर्थ की ओर जा रहा है, नॉर्थ से अगर वो राइट मुड़ेगा तो वो मुड़ जाएगा ईस्ट की ओर, टुवर्ड्स ईस्ट। तो नॉर्थ का राइट टर्न लेने पर उसका फेस हो जाएगा ईस्ट की ओर। ईस्ट की ओर जा रहा है और यहां से राइट टर्न लिया, तो राइट टर्न लेने के बाद अब इसका फेस हो जाएगा साउथ की ओर। साउथ की ओर जाने वाला पर्सन जब राइट टर्न लेगा तो फेस हो जाएगा वेस्ट की ओर, और वेस्ट की ओर जाने वाला पर्सन जब राइट लेगा तो इसका फेस हो जाएगा नॉर्थ की ओर। अब इसी के हिसाब से आप लेफ्ट टर्न्स भी निकाल सकते हैं। राइट का जस्ट अपोजिट होता है लेफ्ट, राइट का जस्ट अपोजिट होता है लेफ्ट। जैसे कोई पर्सन नॉर्थ की ओर जा रहा है और वो यहां से लेफ्ट मुड़ गया,
तो वो मुड़ जाएगा वेस्ट की ओर। तो नॉर्थ से लेफ्ट लेने पर जो टर्न आएगा वो हो जाएगा वेस्ट। ईस्ट की ओर जाने वाला पर्सन जब लेफ्ट मुड़ेगा तो मुड़ जाएगा नॉर्थ। साउथ की ओर जाने वाला पर्सन जब लेफ्ट मुड़ेगा तो ईस्ट की ओर मुड़ जाएगा, और वेस्ट की ओर जाने वाला पर्सन जब लेफ्ट मुड़ेगा तो साउथ की ओर मुड़ जाएगा। ठीक है, तो किसी भी डायरेक्शन का लेफ्ट टर्न किधर होगा वो आप इससे इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक और तरीका है, एक बहुत ही सिंपल सी वैल्यू है, अगर आप चाहें तो इसे भी ध्यान में रखें, इससे भी हमारा काम काफी आसानी से हो जाएगा, और वो ये वैल्यू है NESWN, विच इज नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट नॉर्थ। इसकी मदद से भी हम काफी आसानी से टर्न्स निकाल सकते हैं। कैसे, अब इस पर आते हैं जरा। तो देखिए, किसी भी डायरेक्शन से राइट टर्न लेना हो तो आप डायरेक्शन के राइट साइड वाली डायरेक्शन पर आ जाना, और लेफ्ट टर्न लेने के लिए लेफ्ट साइड वाली डायरेक्शन पर आ जाना। बहुत सिंपल। जैसे मान लो कोई पर्सन वेस्ट की ओर जा रहा हो और वो वेस्ट की ओर जाने के बाद लेफ्ट टर्न लेता है, तो जा रहा था वेस्ट की ओर, हम वेस्ट पर आ जाएंगे, और यहां से लेफ्ट, तो इसके लेफ्ट साइड कौन सी डायरेक्शन हमने लिखी है, तो लेफ्ट साइड डायरेक्शन लिखी है साउथ। तो अगर वो वेस्ट की ओर जा रहा है और लेफ्ट टर्न ले लिया तो लेफ्ट मुड़ने के बाद वो किधर मुड़ गया है, किस डायरेक्शन में, साउथ की ओर मुड़ गया। साउथ से लेफ्ट लिया तो साउथ से लेफ्ट लेने पर क्या आ गया, ईस्ट, और इसी तरह ईस्ट की ओर चलने पर लेफ्ट ले ले तो ईस्ट का लेफ्ट हो जाएगा नॉर्थ। इसी तरह राइट टर्न्स के लिए कह सकते हैं नॉर्थ का राइट ईस्ट, ईस्ट का राइट साउथ, साउथ का राइट वेस्ट, और वेस्ट का राइट नॉर्थ। तो ये तो बात हो गई डायरेक्शंस और टर्न्स से रिलेटेड। आइए जरा अब बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर और देखते हैं कि इनको हम क्वेश्चंस में कैसे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो मैं ये वैल्यू आपके लिए अलग से लिखकर रख दे रहा हूं NESWN की, इसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे और देखिए काम कितनी आसानी से करेंगे। और बढ़ते हैं जरा क्वेश्चंस, देखते हैं आपको एग्जामिनेशन में किस किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आइए चलिए जरा फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या लिखा गया वो जरा देखते हैं। A boy is looking for his mother. He went 90 meters in the east before turning to his right. अब यहां पर देखिएगा, एक लड़का है जो अपनी मदर को ढूंढने निकलता है, तो ये हमने पर्सन की, उस लड़के की स्टार्टिंग पॉइंट बना दी। ठीक है, और वो बताया गया क्या, He went 90 meters in the east before turning to his right. तो वो यहां से 90 मीटर गया ईस्ट की डायरेक्शन में, तो ये हम आ गए 90 मीटर्स ईस्ट की डायरेक्शन में बिफोर टर्निंग राइट। बिफोर टर्निंग राइट का मतलब कि अब वो ईस्ट की ओर जाकर राइट टर्न ले लेगा। तो अभी हमने देखा था कि ईस्ट की ओर जाने पर राइट किधर होता है, साउथ, तो ईस्ट का राइट ले लेंगे साउथ। आप चाहें तो इस वैल्यू को ध्यान रख लीजिएगा, इससे भी आपका काम हो जाएगा। मैं ये वैल्यू यहां लिख दे रहा हूं विच इज NESWN। आप इसकी मदद से भी टर्न्स का पता लगा सकते हैं। हमने बात किया था राइट टर्न लेने के लिए राइट साइड और लेफ्ट टर्न लेने के लिए लेफ्ट साइड। ठीक है, तो अब इसने राइट टर्न ले लिया, यानी साउथ की ओर टर्न ले लिया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, He went 20 meters before turning to his right again. अब यहां से वो 20 मीटर चला, यानी साउथ की ओर आया 20 मीटर, बिफोर टर्निंग राइट, यानी साउथ से भी आकर राइट मुड़ गया। तो देखिए साउथ का राइट किधर है, वेस्ट, यानी यहां से वो मुड़ गया वेस्ट की ओर, वेस्ट की ओर मुड़ गया। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या बोला गया। आगे ये बोला गया टू लुक फॉर हिज मदर एट हिज अंकल्स प्लेस 30 मीटर्स फ्रॉम दिस पॉइंट, यानी यहां से अब वो अपनी मदर को ढूंढने 30 मीटर चला है। तो 30 मीटर वेस्ट की ओर, चूंकि मुड़ गया था वेस्ट की ओर तो चलेगा भी वेस्ट की ओर, 30 मीटर्स आ जाएंगे वेस्ट। और इसके बाद बताया गया हिज मदर वॉज नॉट देयर, फ्रॉम देयर ही वेंट 100 मीटर्स टू हिज नॉर्थ बिफोर मीटिंग हिज मदर इन अ स्ट्रीट। अब यहां से वो नॉर्थ की ओर गया। ध्यान रखिएगा, अगर टर्न डायरेक्शन में है तो हमने देखा है नॉर्थ ऊपर होता है, और 100 मीटर गया है तो हम 100 मीटर नॉर्थ की ओर आ जाएंगे। ठीक है, 100 मीटर्स, और यहां वो अपनी मदर से मिला। ठीक, अब ध्यान रखना है कि जब भी हम फिगर्स बनाते हैं इसमें डिस्टेंस का स्पेशल ध्यान रखना है। जैसे देखो स्टार्टिंग में सबसे पहले ईस्ट की ओर 90 चला,
फिर यहां से राइट मुड़ा 20 चला, फिर राइट मुड़ा 30 चला और यहां से नॉर्थ गया 100 मीटर्स। तो अब ध्यान रखिएगा, ये डिस्टेंस अगर 30 मीटर है, यहां पर देखो ध्यान से एक रेक्टेंगल बन रहा है। तो रेक्टेंगल का कंडीशन क्या होता है? तो रेक्टेंगल की कंडीशन एक ये होती है कि इनकी अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, यानी अगर ये 20 मीटर्स है तो ये भी 20 होगा, ठीक है। और अगर ये वाली डिस्टेंस 30 मीटर है तो ये भी 30 होगी। अब ध्यान से समझना मेरी बात को, यहां से यहां तक की दूरी 90 थी, 90 में से ये पार्ट 30 है, तो रिमेनिंग पार्ट कितना होगा? कह सकते हैं 60 मीटर होगा रिमेनिंग पार्ट। टोटल डिस्टेंस 90 में से ये पार्ट आपको 30 पता चल गया, यानी रिमेनिंग पार्ट 90 है। उसी तरह यहां भी देखिए, इस पॉइंट से इस पॉइंट की टोटल डिस्टेंस 100 है और 100 में से ये वाला पार्ट हमने देख लिया 20 है। तो अगर 100 में से ये पार्ट 20 है तो रिमेनिंग पार्ट कितना होगा? तो 100 माइनस 20, क्या मैं कह सकता हूं 80 मीटर्स, है ना? 80 मीटर्स हो गया। चलिए, तो ये डिस्टेंस अब है 60 इस पॉइंट से इस पॉइंट की, और इस पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस है 80 मीटर्स। ये हमें ध्यान रखना है। अब देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है? हाउ फार डिड द सन मीट हिज मदर फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट? स्टार्टिंग पॉइंट से सन जो मिला है अपनी मदर से, वो कितने डिस्टेंस पर मिला है? तो देखिए, यहां पर जब डिस्टेंस हमें निकालना है तो ध्यान इस बात का रखिएगा, डिस्टेंस की जगह हम फाइंड आउट करते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। डिस्प्लेसमेंट मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी ये वाली डिस्टेंस, स्ट्रेट डिस्टेंस, दो पॉइंट के बीच की स्ट्रेट डिस्टेंस, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इसे फाइंड आउट करने के लिए अगर आप गौर से देखें तो ये पूरा का पूरा फिगर एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है, और राइट एंगल ट्रायंगल में हमने डिस्टेंस निकालने के लिए ध्यान रखिएगा, ये जो पार्ट होता है ये ट्रायंगल का परपेंडिकुलर कहलाता है, ये ट्रायंगल का बेस कहलाता है, और ये ट्रायंगल का हाइपोटेनस कहलाता है। हमें ट्रायंगल का हाइपोटेनस फाइंड आउट करना है। तो डिस्टेंस परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेनस। तो अब इस लाइन की डिस्टेंस चाहिए, यानी हमें अपने ट्रायंगल का हाइपोटेनस चाहिए। तो हाइपोटेनस निकालने के लिए हमने मैथमेटिक्स में एक थ्योरम पढ़ा है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? दैट हाइपोटेनस इज इक्वल्स टू अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। सो हाइपोटेनस इज इक्वल्स टू अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो बस ये हमें निकाल लेना है। हमें बेस का डिस्टेंस पता है 60, परपेंडिकुलर हमें पता है 80, हाइपोटेनस कितना होगा? सो हाइपोटेनस इज इक्वल्स टू अंडर रूट 80 स्क्वायर प्लस बेस यानी 60 स्क्वायर, विच इज 100 मीटर्स। तो ये हाइपोटेनस की वैल्यू आ गई 100 मीटर्स, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया, दैट इज 100 मीटर्स। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। आइए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। कश्मीरा फेसिंग टुवर्ड्स साउथ मूव्ड straight 8 kilometers and from there turned to her right 90 degree and traveled 7 kilometers। तो कश्मीरा की फेसिंग थी साउथ, और साउथ की ओर वो पहले चली 8 किलोमीटर्स, ये मान लीजिए हम 8 किलोमीटर आ गए, और यहां से उसने टर्न लिया है राइट। तो साउथ का राइट टर्न किधर होगा? इसके लिए हम इसको देख सकते हैं, साउथ का राइट टर्न लेना है तो साउथ के राइट साइड, साउथ का राइट साइड होता है वेस्ट, और चलिए 7 किलोमीटर्स, ये हमने किया 7 किलोमीटर्स का डिस्टेंस। देन शी टुक अ 45 डिग्री टर्न टू हर लेफ्ट। अब देखो, नॉर्मल जो टर्न्स लेते हैं वो 90 डिग्री का होता है, यहां टर्न 45 डिग्री का है। तो आपको यह ध्यान में रखना है कि यहां से 45 डिग्री का टर्न आपको लेना है। कैसे लेंगे? सिंपल सा काम करना, इसकी फेसिंग है किधर? वेस्ट की ओर, और लेफ्ट, तो वेस्ट का लेफ्ट होता है साउथ, यानी ये साउथ की ओर टर्न लेगी, लेकिन साउथ हो जाएगा कंप्लीट 90, हमें 90 नहीं चाहिए, 45 चाहिए, यानी साउथ और वेस्ट के बीच ये टर्न जो है ये 45 डिग्री का एंगल हो गया। तो ये जो टर्न है ये 45 डिग्री का एंगल हो गया, ठीक है।
एंड ट्रेवल्ड 4 किलोमीटर। यहां से वो 4 किलोमीटर चली, तो 4 किलोमीटर चली, हमने 4 किलोमीटर आ गए। ठीक, वेयर शुड बी नाउ, वेयर शुड शी बी नाउ विथ रेस्पेक्ट टू द स्टार्टिंग पॉइंट। तो 4 किलोमीटर चलकर चूंकि यहां रुक गई है, आपसे सवाल यह पूछा जा रहा है कि स्टार्टिंग पॉइंट के रेस्पेक्ट में अब ये कौन सी डायरेक्शन में। तो बहुत सिंपल सा काम है कि ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट के रेस्पेक्ट में निकालना है। स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर की डायरेक्शन नॉर्थ, राइट की डायरेक्शन ईस्ट, लेफ्ट की डायरेक्शन साउथ और वेस्ट, और नीचे की डायरेक्शन साउथ। अब जरा देखो कि ये जो पॉइंट है ये किन डायरेक्शंस के बीच में आ रहा है, किन डायरेक्शंस के बीच में आ रहा है। तो आप यहां देखिए साउथ और वेस्ट के बीच में आ रहा है। तो चूंकि साउथ और वेस्ट के बीच में आ रहा है, यानी हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा स्टार्टिंग पॉइंट से इसकी लोकेशन अब क्या है, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो स्टार्टिंग पॉइंट से इसकी लोकेशन है साउथ वेस्ट। तो हम आंसर करेंगे स्टार्टिंग पॉइंट से किधर है, साउथ वेस्ट। तो देखिए इस तरीके से हमें यहां क्वेश्चंस को डिस्कस करना है। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन लिया है। ये आपके क्लरिकल एग्जामिनेशन में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। क्योंकि बेसिक को भी समझना जरूरी है, तभी हम थोड़े से डेप्थ में जाकर और लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे। तो अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में और इसे कंटिन्यू करेंगे और एक और क्वेश्चन को देख लेंगे। ठीक है।